नमस्कार। नाइन्थ क्लास आपको कल वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया था बेटे? संवाद समझ आ गया था? आपने कर लिया नोटबुक पे? अब आपने ऐसा करना है, अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करके बेटा थर्सडे तक कंप्लीट कर लो और फ्राइडे को स्कूल में रिसेप्शन पे जमा करवा देना और आपकी 2 दिन के अंदर अंदर चेक हो जाएगी। ठीक है बेटा? तो आज हम बेटा पुराना टॉपिक रिवाइज करेंगे। छुट्टियों से पहले हमने किया था अनुच्छेद लेखन। ठीक है, अनुच्छेद लेखन भी आपका 6 मार्क्स का आता है बेटा, 6 नंबर का अनुच्छेद लेखन आता है आपका। तो पहले जाने कि इसका अनुच्छेद की परिभाषा जान लेते हैं। अनुच्छेद होता क्या है बेटा? देखो, अनुच्छेद जो होता है बेटा उसमें हमें ज़्यादा पहरे नहीं लिखने होते, उसमें सिर्फ हमने एक ही करना एक ही अनुच्छेद में लिखना होता है। ठीक है, हाँ जी। तो अनुच्छेद बेटा किसी भी विचार या अपने भावों के द्वारा लिखा गया वाक्यों का जो समूह होता है ना, बंधा हुआ, उसको अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, वह अनुच्छेद कहलाता है। तो ये गद्य भाग की बेटा लघु यानी सबसे छोटी विधा है। ये गद्य में सबसे छोटी विधा कही जाती है। विधा का मतलब जानते हो कि सबसे छोटा प्रकार है ये अनुच्छेद लेखन। ठीक है, हाँ। तो हम अपने विचार उसी से संबंधित रखते हैं बेटा और वाक्यों में प्रस्तुत करते हैं। तो किसी एक विषय के एक ही पहलू को एक दूसरे से संबंधित वाक्य समूह द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। यानी कोई भी विषय होता है तो उसको बहुत सारे वाक्यों के समूह के द्वारा उसको का वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद अपने आप में बेटा पूर्ण होते हैं, यानी ये सार्थक होते हैं अनुच्छेद। और इसमें विचार संक्षेप में अपने भावों, मन के भाव या विचार संक्षेप में लिखने होते हैं। तो ये बेटा 4 प्रकार के होते हैं अनुच्छेद। मान लो इसमें 4 प्रकार डालते हैं। पहला है विचार प्रधान, या सबसे पहले हमारे विचारों की प्रधानता होनी चाहिए। दूसरा है वर्णन प्रधान, वर्णन होना चाहिए सही तरीके से उसमें। फिर है भाव प्रधान कि विद्यार्थी कहना क्या चाहता है, उसमें पूछा क्या गया है और कहना क्या चाहता है, कौन से भाव उसमें अभिव्यक्ति है। फिर एक कल्पना पर आधारित, लास्ट लाइन जो होती है वो कल्पना पर आधारित होती है कि आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं और क्या यानी अगर कोई समस्या है तो उसको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो यदि कोई भी विषय लगा लो तो उसमें आप अपनी तरफ से क्या व्यूज़ दे सकते हैं, तो वो इसमें अपनी कल्पनाओं के आधार पर आप दे सकते हैं। तो बेटा अनुच्छेद और निबंध में पहले हम अंतर जान लें कि अनुच्छेद और निबंध होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे निबंध की तरह लिख देते हैं बेटा, 2-2 पेज भर देते हैं। तो 2-2 पेज नहीं भरने हमने तो सिर्फ शब्द सीमा का ध्यान रखना है। शब्द होते हैं बेटा कितने शब्दों में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए निबंध में तो क्या होता है बेटा, अनुच्छेद बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे पहरे होते हैं निबंध में, अलग अलग भाव होते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद में सिर्फ एक ही विषय, अनुच्छेद में एक ही विषय और एक ही पहलू पर विचार होते हैं। उसमें एक ही पहलू पर विचार किए जाते हैं, बोले जाते हैं। और अनुच्छेद में, निबंध में अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग भाव होते हैं। ठीक है, तीसरा टॉपिक है कि निबंध में भूमिका, उपसंहार, ये सब लिखा जाता है। भूमिका किसे कहते हैं बेटा? भूमिका होती है जो सबसे पहले लिखते हैं, और उपसंहार क्या होता है? जो सबसे अंत में लिखा जाता है। ठीक है, उसे उपसंहार कहते हैं। लेकिन अनुच्छेद में ये सब लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। इसमें सिर्फ हम अनुच्छेद में जो विषय है प्रॉपर, उस विषय के बारे में हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं। समझ आ गया बेटा इतना? निबंध और अनुच्छेद होता क्या है। इसलिए आगे से आपने ध्यान रखना है कि अनुच्छेद लिखते समय कभी भी पहरे नहीं लिखने हैं उसमें। आइए अनुच्छेद की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हम आपको बता देते हैं। अनुच्छेद बेटा अपने आप में सार्थक होते हैं और इसमें विचार जो अपने मन के भाव हैं
जो विचार हैं वह संक्षेप में लिखे जाते हैं। ठीक है। हाँ जी, अब आइए अनुच्छेद की विशेषताएं। इसमें संक्षेप में अनुच्छेद में लिखे जाते हैं। अनुच्छेद हम सीधा विषय से ही शुरू कर देते हैं। मान लो आपको कोई भी विषय दिया गया है, कोरोना विषय दिया गया है, कोरोना के बारे में लिखिए, तो कोरोना के बारे में ही वहीं से स्टार्ट करना है। आपने कोई भूमिका नहीं लिखनी, कोई उपसंहार नहीं करना। उसके बाद इसमें संकेत बिंदु दिए जाते हैं। संकेत बिंदु, मान लो एक अनुच्छेद है, एक अनुच्छेद के 3-4 टॉपिक होते हैं और उन टॉपिकों में क ख ग घ होते हैं, उसमें आपको संकेत बिंदु दिए जाते हैं, यानी हेडिंग डाल के। लेकिन आपने हेडिंग नहीं डालना उसको अनुच्छेद में वर्णन करना है उसका। आगे से आप हेडिंग डालते हो, बिल्कुल मार्क्स कट जाएंगे आपके। आपने सिर्फ उसको कंक्लूड करना है, बीच में उसका वर्णन करना है, अलग से हेडिंग नहीं बनाना है, अलग से पैरा नहीं बनाना है। ठीक है। तो दिए गए हर संकेत बिंदु को समझकर विस्तार से आप लिखेंगे उस पर। मान लो शॉर्ट में कुछ दिया हुआ तो उसको एक्सप्लेन करना है यानी आपने। ठीक है। तो अनुच्छेद में केवल उदाहरण का संकेत ही देना काफ़ी है, पूरा विस्तार नहीं देना। मेरा कहने का मतलब है थोड़ा सा विस्तार देना है, पूरी तरह से विस्तृत रूप से नहीं लिखना है। ठीक है। आगे इसमें सूक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सूक्तियाँ नहीं लिखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपने शब्द सीमा में ही आपने अनुच्छेद लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। एग्जामिनर क्या होता है, ज़्यादा बड़ा देख के वो सारा गलत कर देता है। ठीक है। तो इसमें प्राय सूक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप करोगे तो अनुच्छेद जो है मतलब प्रभावशाली तो हो जाता है, लेकिन सूक्तियों का प्रयोग कम ही होता है इसमें। ठीक है। और विचार जो है क्रमबद्ध होने चाहिए। क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, संबंध होना चाहिए। ये नहीं है कि एक लाइन आपने किसी भी विषय में पहले लिख दी और उसकी फिर अंतिम में लिख दी, तो उसको पढ़ने में नीरस हो जाएगा वो अनुच्छेद। उसका मतलब जो है, अर्थ है, वो समझ नहीं आ पाएगा। इसलिए एक दूसरे से संबंध रखते हुए विचारों को आपने क्रम वाइज लिखना है। फिर अंत में निष्कर्ष। आपका अनुच्छेद ऐसा हो, एक विषय है उसी विषय को लें और उसके बारे में पीछे तक जो भी लिखोगे ऐसा होना चाहिए कि निष्कर्ष अपने आप ही निकल जाए। उसमें से पढ़ने वाला है जो, उसको पता चल जाएगा कि इस अनुच्छेद में लिखा क्या है और क्या निष्कर्ष है। शब्द सीमा आपको बताया गया है 80 से 100 शब्द हैं, या 100 से 120 शब्द भी आ जाती हैं। तो यानी जो आपके पाठ्यक्रम में शब्द सीमा यानी प्रश्न में आपके खंड घा का प्रश्न है बेटा, ये भी लेखन में आता है, और इसमें शब्द सीमा जो भी लिखी होगी उसी के आसपास आपने लिखना है। इन्हीं शब्दों के अंतर्गत आपने अपने अनुच्छेद को संपूर्ण करना है। आइए हम प्रश्न पत्र कर लेते हैं आगे कि कैसे आपका अनुच्छेद आता है। ठीक है। हाँ जी, देखिए अब इसमें संकेत बिंदु दिए हुए हैं, प्रश्न पत्र है। आपका प्रश्न इस तरह से आएगा कि दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 100 से 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अब संकेत बिंदु सुनिए ध्यान से बेटा। मान लो शिष्टाचार का आपका अनुच्छेद है, तो उसमें 3 आपके संकेत बिंदु होंगे। पहला क भाग में आएगा आपका शिष्टाचार क्या है, फिर आएगा महत्व एवं लाभ, फिर आएगा बाधक तत्व एवं निराकरण। यानी इसमें क्या है, पहले शिष्टाचार को एक्सप्लेन करना आपने, शिष्टाचार होता क्या है। आपने हेडिंग नहीं बनाना, ये पहले भी आपको बताया, हेडिंग बनाकर नहीं करना, सिर्फ आपने क्या है शिष्टाचार का मीनिंग लिखना है। आपने 2-3 लाइनों में आप उसको कर सकती हैं। उसके बाद उसका महत्व एवं लाभ कि शिष्टाचार का हमारे दैनिक जीवन में क्या लाभ है, क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है। तो यह यानी शिष्टाचार संस्कारों को कहते हैं, तो यह हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है, इसका वर्णन करना है आपने। फिर है बाधक तत्व, यानी हमारे शिष्टाचार में कौन से ऐसे तत्व हैं जो बाधा डालते हैं, जो अड़चन डालते हैं, तो कौन से मतलब बुराइयां हैं जिनको हम निराकरण यानी उनको दूर कैसे कर सकते हैं, ये आपने इसमें लिखना है। ठीक है। ऐसे ही दूसरा विषय ले लीजिए,
दूसरा विषय है आपका दूरदर्शन। दूरदर्शन में मान लो पहले भूमिका। अब भूमिका जो मैंने आपको बताया ना कि भूमिका आपने नहीं लिखनी, लेकिन भूमिका बेटा हेडिंग बनाकर नहीं लिखनी, आपने भूमिका में 1-2 लाइन का वर्णन कर देना है इसमें, ठीक है। फिर है शैक्षणिक लाभ, कि दूरदर्शन से बच्चों को क्या लाभ हो सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या लाभ है, कि बच्चे क्या उसका सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, शैक्षणिक प्रोग्राम देख रहे हैं या दूसरे देख रहे हैं, यानी ये वर्णन आपने करना है। उसके बाद विकास में योगदान, कि दूरदर्शन जो हमारे बच्चों के जो बौद्धिक क्षमता है, मानसिक विकास है, वो कैसे होता है, किस प्रकार से सहायक होता है। तो इस तरह से आपने अपना अनुच्छेद पूरा करना है, ठीक है। जैसे जीवन में श्रम की महत्व, तीसरा क्या है, जीवन में श्रम की महत्ता, श्रम के विभिन्न रूप दिखाइए। फिर प्रगति का मूल मंत्र क्या है, श्रम मेहनत करना ही तो होता है, तो उसको विस्तार से दें। फिर श्रम के आदर्श, आदर्श का मतलब क्या है, कि जो ऐतिहासिक पुरुष है जिन्होंने मेहनत के बल पर सफलता पाई है, उनका आपने वर्णन करना है, ठीक है। अब आप आइए हम यही कर देते हैं, पहले जीवन में श्रम की महत्ता, इसको विस्तार से देते हैं। जीवन में श्रम से महत्ता, ऊपर हेडिंग डाला। उसके बाद मनुष्य हमेशा प्रगति पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, इसके लिए जीवन में एक अति महत्वपूर्ण अंग की आवश्यकता है। श्रम किसकी आवश्यकता है, श्रम की, मेहनत की। हम श्रम से ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्रम के विभिन्न रूप हैं। अब देखो पहला टॉपिक इसमें क्लियर हो गया, पहला संकेत, श्रम के विभिन्न रूप। अब हमने 2-3 लाइनों में श्रम के विभिन्न रूप दिखाने हैं, कि कुछ लोग मानसिक श्रम करते हैं, कुछ लोग शारीरिक श्रम करते हैं, कुछ बुद्धि का विकास करते हैं, कुछ अपने अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं, श्रम के द्वारा ही करते हैं ना, तो ये श्रम के विभिन्न रूप में आ जाएगा। फिर अन्य लोग परिश्रम करके अपने लक्ष्यों के कैसे प्राप्त करते हैं, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है, श्रम करना, मेहनत करना, ठीक है। अब आपने लास्ट में आ जाइए श्रम के आदर्श, यानी जो ऐतिहासिक पुरुष है, किस किसने मेहनत के द्वारा अपने जीवन में सफलता पाई, 1-2 आप उदाहरण उसमें दे दीजिए। जैसे कठोर साधना के पश्चात ही महान लोग प्रसिद्ध हुए हैं, इससे अनुशासन और अभ्यास भी जुड़े हुए हैं। श्रम के महत्व को समझते हुए हमें अपार श्रम करना चाहिए। इसमें 2-3 और व्यक्तियों के आप इसमें नाम उदाहरण दे सकते हैं, जिसके द्वारा आपका ये अनुच्छेद पूरा होगा। इस तरह से आपने अनुच्छेद करना है बेटा। पहले तो आप हेडिंग में डालते थे, उसके मार्क्स बहुत कटते हैं आजकल, पहले नहीं काटे जाते थे, और आजकल आधे मार्क्स तो आपके यहीं पर कट जाते हैं कि इस बच्चे ने हेडिंग डाल दिया। जब हेडिंग डाल दे तो अनुच्छेद कहाँ के, अनुच्छेद थोड़ी बनता है वो। अनुच्छेद सिर्फ होता है कि एक अनुच्छेद, एक पेज, ये उतने शब्दों में लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, ज़्यादा बड़ा तो आपका निबंध बन जाएगा, ठीक है बेटा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये पहले भी आपको समझाया गया है, और आपने बेटा अभ्यास करना है। कोई भी आप विषय ले लीजिए अपने दिमाग में, और विषय को प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, उसको लिखते जाएं। उसके बाद उसमें जो गलतियां हो, उन गलतियों को आप फिर दोबारा से असेस करें, उनको अंडरलाइन करें, रेखांकित करें, और उनको दूर करने की कोशिश करें, ठीक है। पहले आप रफ कॉपी पर बनाएं, संकेत बिंदुओं के आधार पर करना है आपने ये। अगर, और ये आजकल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, अगर बच्चों का ये पूरा है, विषय के अनुरूप है, जो विषय पूछा गया है, अननेसेसरी आपने कुछ नहीं डालना उसमें। ये नहीं है कि विषय तो कुछ बोल पूछा गया है और आप कुछ और बखान कर रहे हैं, तो वो एग्जामिनर पे विपरीत असर डालेगा, वो नहीं, वो पूरा क्रॉस कर देगा, आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको विषय को समझ कर ये करना है, ठीक है बेटा। धन्यवाद।